मेरे भाई के क्लिनिक में एक 14-15 साल की लड़की बैठती थी जिसका संबंध राजस्थान के एक छोटे से गांव से था। उस लड़की का नाम सुगना था और बुरी तरह रो रही थी। भाई ने कहा कि तुम क्लिनिक आ जाओ, यह मरीज अजीब है और इसे सिर्फ इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह बुरी तरह रो रही है, शायद इसलिए कि आज से पहले किसी मर्द डॉक्टर के पास नहीं गई होगी। मुझे देखकर घबरा गई है। मैं हैरान थी। हालांकि मेरा भाई ही प्रोफेशनल तरीके से काम करता था, उसने कभी किसी लड़की पर गलत नज़र नहीं डाली थी, किसी को कड़ी नज़र से भी नहीं देखा था कि कोई डर जाए या घबरा जाए। फिर आखिर ऐसी भी क्या बात थी कि वह लड़की इतनी बुरी तरह से रो रही थी। मैंने कहा कि मैं शाम तक आऊँगी, लेकिन भाई ने बताया कि वह लड़की इस कदर रो रही है कि अस्पताल वालों को अब मुझ पर शक हो गया है कि कहीं मैंने उस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है, इसलिए अब तुम मेरे क्लिनिक आ जाओ। मुझे बात बड़ी अजीब सी लग रही थी। भला कोई लड़की इतना क्यों रोएगी, वह भी एक मामूली से इंजेक्शन पर। मैं घर से फ़ौरन निकली, गाड़ी में बैठी और भाई के क्लिनिक पहुंच आई। वहां जाकर क्या देखती हूँ कि लड़की बेड पर लेटी हुई, बहुत ही खूबसूरत। उसे देखकर तो आदमी की भूख उड़ जाए, बुरी तरह रो रही थी। अस्पताल के बेड पर वह किसी परी की तरह मालूम हो रही थी। उसके पांव रुई की तरह मुलायम थे और चेहरा तो मत पूछो, इतनी खूबसूरत मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। मुझे वह लड़की बहुत मासूम लगी। मैंने भाई से पूछा कि इसे तुम कब यहाँ पर लाए हो, उसके साथ कौन है। भाई ने कहा कि इसके साथ एक औरत आई है, वो एक दाई है और उसका नाम बिल्लो है, लेकिन वह फिलहाल यहाँ नहीं है। यह बात सुनते ही वह लड़की और ज़्यादा रोने लगी। डॉक्टर साहब, भगवान के लिए बिल्लो चाची को यहाँ ना बुलाना, मेरा इलाज करना है तो खुद करो। मैं बिल्लो चाची से बिल्कुल भी इलाज नहीं करवाऊंगी। वह इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मुझे इससे बात करनी पड़ी। मैंने कहा, तुम हमारे घर चलो, मैं तुम्हारा इलाज खुद करूँगी, सारी जानकारी मैं भाई से ले लूँगी। मैं भी मेडिकल की छात्र थी। मैं उस लड़की को अपने घर ले आई। उसका डर सही था, वैसे भी इस उम्र में लड़कियां ज़्यादा डरी घबराती हैं। खैर, मैं उसे लेकर घर आ गई। मैंने पूछा, बिल्लो कौन है? कहने लगी, उसकी एक लंबी कहानी है, मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। मगर मैं जिद कर रही थी क्योंकि उसकी कहानी सुने बगैर उसका इलाज करना मुमकिन नहीं था। मैं जानना चाहती थी कि वह इतना घबरा क्यों रही है। तब उसने जो बातें बताई, उसने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। मैं हैरान में थी कि राजस्थान जैसे राज्य में ऐसे भी काम होते हैं और ऐसे किस्से आज के ज़माने में भी पेश आते हैं। उसने कहा, मेरा नाम सुगना है, मेरा संबंध राजस्थान के एक छोटे से गांव से है। मैं तकरीबन 10 साल की हूँ। आज माँ ने मुझे बताया कि बिल्लो दाई मोहल्ले की लड़कियों को लेकर जाती है, उन्हें कोई ऑपरेशन सिखाती है, उसके बाद वह लड़कियां हजारों कमाती हैं। यह बात मुझे बहुत अजीब सी लगी, लेकिन उस वक्त यह हवा चली थी। सब लोग अपनी बेटियों को बिल्लो के पास भेजना चाहते थे, पर बिल्लो बहुत कम लड़कियों को अपने साथ लेकर जाती थी। अच्छी भली मोटी ताजी लड़की होती हो तो ही उसको ले जाती थी। खैर, हमारे घर में तो अभी कोई ऐसी लड़की नहीं थी। बिल्लो का कहना था कि कोई 15-16 साल की लड़की हो तो ही लेकर जाऊंगी, 12 साल की बच्ची को मैं नहीं लेकर जा सकती। यह बात बड़ी अजीब सी, क्योंकि हमारे इलाके में 12 साल की लड़कियां भी अच्छी खासी बड़ी हो जाती हैं और काम करने के काबिल होती हैं। पर जैसा कि बिल्लो ने कहा था कि उसे सिर्फ 15-16 साल की लड़कियां ही चाहिए थी, तो माँ मेरी बड़े होने का इंतज़ार करने लगी। मेरी शादी 18 साल की उम्र में होनी थी। तब मैं 15 साल की हुई तो माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कहने लगी, अब तो तुम
बिल्लो दाई के पास काम के लिए भेजूंगी, इससे तुम अपने दहेज के पैसे भी जमा कर लोगी। मैंने सुना कि जो लड़कियां उनके साथ काम करती हैं बिल्लो उन्हें तनख्वाह देती है। मैंने कहा माँ उसके साथ तो कोई भी काम नहीं करता है। तब माँ ने बताया कि मेरे चाचा की बेटी मीशा भी बिल्लो के पास काम सीखने के लिए जाती है। मुझे हैरान इस बात की थी कि हमारे गांव में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं बिल्लो वहाँ नहीं जाती है। यहाँ तो नज़दीकी कस्बे में लेडी डॉक्टरों को ही बुलाया जाता है, पर बिल्लो कौन से अस्पताल में कौन से कस्बे या गांव में काम करती थी यह बात मुझे नहीं पता था, क्योंकि आज तक जितने बच्चे पैदा हुए किसी ने बिल्लो का नाम तक नहीं लिया था और बिल्लो दाई कब से बनी यह बात भी किसी को नहीं पता था। खैर से जब मुझे यह पता चला कि मीसा भी बिल्लो के पास चली रही है तो मैंने सोचा कि खुद भी बिल्लो के पास जाने से अच्छा है मैं पहले जाकर मीसा से यह बात मालूम करूंगी। अगले ही दिन शाम के 4 बजे मैं मीसा के घर गई। उस वक्त मीसा अपने काम से वापस आ चुकी थी। मैंने उसकी माँ से पूछा कि मीसा कहाँ है। कहने लगी कि अंदर कमरे में सोई पड़ी है। उसकी तबीयत अजीब सी हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। आज उसका पहला दिन था लेकिन वह बहुत थकी हुई लग रही थी। मेरे दिल को अजीब सा खटका हुआ। मैं मीसा के कमरे में गई तो देखा मीसा अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई थी। मैंने कहा मीसा तुम जाग रही हो तो मुझसे बात कर लो, पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत हैरत हुई थी। मीसा की आंखें नहीं खुल रही थी, लगता था जैसे वह मारे थकान के बेहोश हो गई है। लेकिन इतनी ज़्यादा थकान उसे किस चीज़ से हुई यह सवाल मेरे दिमाग में अटक ही रहा था। मैं वहाँ से घर आ गई। माँ ने पूछा तो बता दिया कि मीसा तो सो रही थी। माँ बोली कि कल बिल्लो तुम्हें भी लेकर आएगी, तुम तैयार रहना, तुम उसके साथ जाओगी, वहीं पर मीसा से मिल लेना, मीसा तुम्हें सब कुछ समझा देगी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं पहले मीसा से पूरी मालूमता लूँगी कि वह काम क्या करवाती है, फिर ही उसके साथ जाऊँगी। माँ बोली कि ठीक है, वैसे भी कल रविवार है, तुम सोमवार वाले दिन से चली जाना, घर में पैसे की सख्त ज़रूरत है। मैंने माँ से वादा कर लिया हूँ। मैं मीसा के पास अगले दिन फिर गई तो मीसा का चेहरा उतरा हुआ था, चेहरे पीला पड़ा हुआ था और वह पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं, तुम अपनी बात करो। मैंने कहा मीसा मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि बिल्लो दाई तुम्हें क्या काम सिखाती है, क्या काम मुश्किल है। यह सुनते ही मीसा के चेहरे का रंग और ज़्यादा पीला हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम उसके पास जा रही हो तो खुद चली जाओ, मुझे उससे कुछ भी बताने से मना किया है। यह कहकर मीसा ने अपना चेहरा फेर लिया। मुझे तो मीसा के इस रूप पर बड़ी हैरानी हुई। यह तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी सहेली को नहीं बताओगी तो तुम क्या सीखने के लिए जाती हो नहीं बताओगी? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, जब भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो। मीसा ने मेरे आगे हाथ जोड़ा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि वह मुझसे तंग हो रही है। मैं मायूस होकर घर आ गई। घर आकर मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। अब तो मुझे भी शक हो रहा था कि आखिर बिल्लो दाई करती क्या है। इसकी वजह से सब लड़कियां ही इससे तंग हैं। इन लड़कियों की माँ बहुत खुश हैं। मैं घर आई, मैंने अपनी माँ को यह बात नहीं बताई। वह बिल्लो का इंतज़ार करने लगी। माँ ने कहा कि वह सुबह आएगी और तुझे लेकर जाएगी, इसके साथ और भी लड़कियां होंगी। मैं सुबह उठते ही माँ ने मेरे लिए बहुत सारा खाना बनाकर रखा था। मैं नाश्ते में अंडा पराठा खाती थी, पर आज माँ ने छोटे छोटे गन्ने काट कर मेरे लिए रखे थे। यह क्या है माँ? मैं हैरान से पूछा। बेटी, यह गन्ने का जूस बनाने के लिए रखा, अगर तू इसे वैसे भी चूस ले तो फिर भी अच्छा है, लेकिन मैं जूस बना दूंगी।
अपनी बेटी को जूस बनाने में देरी लगेगी। माँ, मैंने कहा, मैं जूस पीने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत है बेटी, बिल्लो दाई ने सख्ती से कहा है कि बेटी को मेरे पास भेजने से पहले अच्छी तरह खिलाना पिलाना और हाँ, गन्ने का रस इस्तेमाल ज़रूर करवाना। मैं माँ की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। माँ ने गन्ना, चुकंदर और ना जाने क्या क्या पीस कर रखा हुआ था जो वो मुझे खिलाना चाहती थी। मैंने गन्ने का जूस तो पी लिया, मगर उसके बाद हैरत की बात यह थी कि माँ ने कच्चा अंडा भी मेरे पीने के लिए प्याली में फेंट कर रखा था। माँ, यह क्या दे रही हो मुझे? इस तरह से तो अंडे मैंने सारी जिंदगी में भी नहीं खाए। बेटी, मुझे बिल्लो दाई ने कहा है कि तुम इसे खिला पिला कर भेजो और पराठा ना खिलाओ, बल्कि जो चीज़ उससे खाने पीने को दी तुम्हें वही खिलाई पिलाई जाए। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि माँ यह सब क्यों कर रही है, वह भी बगैर जाने क्या मीसा के साथ यही हुआ होगा। मैंने सोचने लगी। मैंने जल्दी जल्दी जूस पिया, कच्चा अंडा भी पी लिया। इतने में बिल्लो दाई घर के बाहर आ गई। मैं उसे देखकर सहम सी गई। उसका चेहरा वाकई में वह सस्त से भरा हुआ था। आज उसके साथ मीशा नहीं थी। मैंने पूछा, बिल्लो चाची, क्या आज मीशा तुम्हारे साथ नहीं आई है? बोली कि मैं रोज रोज एक लड़की को नहीं लेकर जाती हूँ, बस हफ्ते में 3-4 दिन लेकर जाना होता है। कुछ लड़कियों को तो महीने में 3-4 बार लेकर जाती हूँ, पर अगर तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हें मैं हफ्ते में 2-3 बार लेकर जाऊंगी और पैसे भी ज़्यादा दूंगी। मैंने कहा, आखिर तुम मुझसे काम क्या कराओगी? बेटी, मैं सुबह शाम ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भगवान न करे मैं झूठ बोलूँ या कोई गलत काम करूँ। बिल्लो दाई ने तो मुझे इस तरह डांट दिया जैसे मैंने उन पर ना जाने क्या इल्ज़ाम लगा दिया हूँ। यूँ तो चुप हो गई। मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती। उसकी उम्र 50 साल की थी। वह मुझसे बड़ी थी और मेरी माँ की जानने वाली थी। तब मैंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं घर से निकल आई। रास्ते में आते हुए बिल्लो दाई ने 2-3 घरों के दरवाजे भी बजाए। वहाँ से भी मेरे जैसी लड़कियाँ निकली। उनको अपने साथ लिया और एक सरकारी अस्पताल की तरफ चली गई। वहाँ हमें अस्पताल लेकर जा रही थी। हैरत की बात तो यह थी कि मेरे साथ साथ बाकी लड़कियाँ ने भी अपना चेहरा ढका हुआ था। बिल्लो दाई ने सख्ती से कहा था कि तुम लोगों ने अपना चेहरा ढक कर ही मेरे साथ अस्पताल में दाखिल होना। हम लोग जो भी दरवाजे पर खड़े थे, उसने हम सबको एक एक पर्ची थमा दी। हमने पर्ची को खोल कर भी नहीं देखा। बिल्लो दाई ने सख्त अंदाज से कहा था कि मेरे साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। हम लोगों ने दरवाजे पर पर्ची दिखाई और अंदर दाखिल हो गए। एक वीरान से रास्ते से गुजरते हुए हम एक बड़े से अस्पताल थिएटर में दाखिल हो गए। यह ऐसी जगह थी जहां पर किसी परिंदे का भी मरने का सवाल पैदा नहीं होता है। मैंने देखा आसपास गहरी खामोशी थी। बिल्लो ने हम सबको वहां पर बैठने का आदेश दिया, खुद बाहर चली गई। फिर जब वह वापस आई तो मैंने कहने लगी, तुम सब घर से क्या खाकर आई हो? मैंने बताया कि मैं कच्चा अंडा पी कर आई हूँ, साथ में मैंने गन्ने का रस जूस भी पिया है। बिल्लो दाई ने मुझे एक तरफ बैठा दिया। बाकी लड़कियों से पूछा, किसी ने अंडा पराठा खाया तो किसी ने कुछ। बिल्लो दाई ने अपना सारा सर पकड़ लिया और बोली, मैंने तुम्हारी माँ को सख्ती से कहा था कि लड़कियों को गन्ने का जूस पिलाकर भेजना, पर लगता है कि किसके दिमाग पर असर नहीं होता। बड़ी गंवार औरतें हैं इस गांव की। यह कहकर बिल्लो बाहर निकल आई। जब वह वापस आई तो उसके साथ में जूस के डिब्बे थे। उसने बाकी 2-3 लड़कियों को ही दिए और कहा कि इसे पी लो। मुझसे कहने लगी कि तुम ऐसे मेरे साथ दूसरे कमरे में चलो। मैं उसके साथ पीछे पीछे चली गई। मैं कमरे में दाखिल हुई
जहाँ पर एक बिस्तर लगा हुआ था उसके आगे पर्दा था, साथ ही एक मशीन भी थी। बिल्लो ने मुझे कहा कि तुम यहाँ पर लेट जाओ। उसने मेरी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया था। मैं तो बता भी नहीं सकती उसके बाद मुझे कैसा महसूस हुआ। कमरे में सिर्फ बिल्लो दाई की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मेरे साथ जो भी हुआ मैं खामोश रही। मैंने किसी तरह की कोई हरकत नहीं की। मेरे पेट पर कुछ ठंडा ठंडा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने ठंडा पत्थर मेरे ऊपर रख दिया हो। फिर बिल्लो ने मुझे उठाकर बैठने को कहा। मैं उठी तो देखा वहाँ बिल्लो दाई के अलावा और कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली था। मुझे तसल्ली हुई कि चलो बिल्लो दाई को हम लड़कियों की इज्जत का तो ख्याल है। मैं बाहर आई। बिल्लो ठीक ठाक थी। बिल्लो दाई कहने लगी, अब तुम दूसरे कमरे में चलो। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ जाकर क्या होगा। जैसे ही मैं दूसरे कमरे में पहुंची मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने का मंजर मेरे लिए यकीन करने के काबिल नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि मुझे बिल्लो यहाँ किस काम के लिए लाई है। बिल्लो ने मुझे वहाँ भी बैठने को कहा, लेकिन वह मंजर देखकर मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मैं खौफ से थरथरा कांपने लगी। मेरी आंखें से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, बिल्लो चाची मैं यह काम नहीं करूँगी। बिल्लो कहने लगी कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। इसी काम के तो तुम्हारी माँ को मैं पैसे दूंगी। मैं बहुत डरी रही थी। वहाँ मेरी तरह 3-4 लड़कियाँ लेटी हुई थी और सभी के मेरे जैसे ही हालत थी, बल्कि एक लड़की तो रो रही थी, चीखों मार रही थी, पर बिल्लो ने उसकी भी कोई परवाह नहीं की। हमारे साथ तो उसका रवैया किसी जानवर के जैसा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं यह काम नहीं करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलती बिल्लो ने मुझे कुछ सूंघा कर बेहोश कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मेरे चेहरे से थकान साफ जाहिर हो रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे। मुझे बिल्लो से सख्त नफरत हो रही थी। माएँ कितनी मेहनत करके अपने बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं और बिल्लो जैसी दाई हमारी माँओं को बेवकूफ़ बनाकर हमें यहाँ ले आती हैं। मैंने बिल्लो से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं अब यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी जब तक कि बिल्लो मुझे खुद इजाज़त ना दे। जैसे तैसे करके शाम हुई। बिल्लो ने मुझे 1500 रुपये दिए और मेरे हाथ को बंद करते हुए बोली, अपनी माँ को जाकर यह पैसे दे देना। और हाँ बेटी, मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ और तुम जैसा सोच रही हो वैसे कुछ भी नहीं है। मेरी इस बात को याद रखना। मैंने कहा, बिल्लो चाची तुमने जो मेरे साथ किया वह मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारी हरकत जानकर हर एक को बताऊंगी। मेरी बात सुनकर बिल्लो दाई हंस पड़ी और बोली, तुम क्या बताओगी बेटी? क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई ऐसा बुरा काम किया है? और तुम यह काम करने वाली अकेली लड़की नहीं हो। तुम्हारे साथ 4 और लड़कियां भी थी। तो बेटी तुम खमखा बात का बतंगड़ बना रही हो। मैं किसी की बातें सुनकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में अभी तक गुस्सा था। मैंने बिल्लो को भी कोई बात नहीं कही। शाम हुई तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया। मैं घर वापस आ गई। घर आकर मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। उसने पहला सवाल ही पैसे के बारे में किया। माँ की आंखों में चमक देखकर मुझे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं माँ को असलियत बता सकूं। माँ बोली कि क्या इस बिल्लो दाई ने तुम्हें काम सिखाया दिया जो पहले ही 1500 दे दिए? मैंने कहा, बस माँ उसे मेरा काम पसंद आ गया, इसलिए तो उसने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं। वह मेरे साथ हाथ चूमकर बोली, बस मेरी बेटी, अब जैसा बिल्लो कहती है वैसे ही करना। तुमने वही कुछ खाना पीना है जो बिल्लो दाई कहेगी। इसके अलावा तुम कुछ मत खाना पीना, वरना यह ना हो कि हमारा काम खराब हो जाए। मैं हैरान थी कि माँ किसी औरत है, यह तो उसे इस बात का पता नहीं है या जानबूझकर अनजान बन रही है कि मेरे साथ वह होता क्या है। खैर मैं खामोश रही, लेकिन घर में वैसे
पैसे आ रहे हैं और मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपने घर वालों को मायूस करूं। यूं अगला दिन आ गया। बिल्लो आज मुझे लेने के लिए घर नहीं आई। माँ परेशान हो गई, कहने लगी कि बिल्लो आज तुम्हें काम पर नहीं लेकर जाएगी। मैंने हंसकर कहा, वह मुझे हफ्ते में 3-4 दिन ही लेकर जाएगी, तुम फिक्र नहीं करो, वह पैसे अच्छे खासे देगी। माँ मेरी बात सुनकर चुप हो गई। उसने तो 1500 रुपये की शकल एक साथ कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह मुझे कैसे कह सकती थी कि उसे ये पैसे कम लग रहे थे। यह पैसे माँ के लिए बहुत ज़्यादा थे। अगले दिन फिर कहने लगी कि तुम्हारी बेटी की ज़रूरत पड़ गई है और इसका काम हमें ज़्यादा पसंद आया है। आज इसे फिर लेकर जाऊंगी। मैं बहुत थकी हुई थी, थकान अभी तक नहीं गई थी। मैं आंटी से कहा कि मैं आज नहीं जाऊंगी। बिल्लो ने कहा कि आज मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगी, इसलिए मुझे मना मत करो। घर आई लक्ष्मी को लात नहीं मारो। और तरह तरह की बातें की। माँ भी मान गई, कहने लगी बेटी और काम ही क्या है, घर के काम में कर लूँगी, तुम बिल्लो के साथ चली जाओ। मुझे माँ की लालच पर अफसोस भी हो रहा था, पर बिल्लो दाई को बुलाने पर मैं उसके साथ चली गई। आज जब मैं ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर देखकर मेरी तो टांगें ही कांप गई। एक लड़की जोर कतार रो रही थी। बिल्लो ने उसे भी पकड़कर बैठ रखा। बिल्लो को कहने लगी कि मुझे घर जाना है, मैं यह काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब बिल्लो ने आते ही उस लड़की को थप्पड़ मारा और बोली, मैं तुम्हारी माँ को पैसे देकर आती हूँ, तुम्हें मुफ्त में नहीं लाती कि इतने नखरे कर रही हो। तुम्हें तो मुझे खाना भी 500 का खिलाना पड़ता है, इतने जूस पिलाने पड़ते हैं, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम पर जुल्म हो रहा है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वह उस लड़की को घसीटकर बाहर निकालने लगी। लड़की रोते रोते वहाँ पर गिरकर बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होते ही बाकी लड़कियों ने भी रोना धोना शुरू कर दिया। इतने में एक लड़की वहाँ दाखिल हुई जो वह सारा मंजर देखकर परेशान हो गई। बिल्लो ने उसे पकड़कर समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें सारी बातें समझाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम्हें लग रहा है। पर वह नर्स गुस्से से पागल हो चुकी है, कहने लगी, तुम इतनी सी लड़कियों के साथ यह जुल्म कर रहे हो। एमडी साहब ने तुम्हें यह तो नहीं कहा था कि तुम इस तरीके से खून इकट्ठा करो। वैसे भी एक इंसान 2 महीने बाद खून की एक बोतल दे सकता है। तुमने तो इन लड़कियों के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। तुम इन्हें हफ्ते में 3-4 बार लेकर आ जाती हो। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, ऐसा करने से इसमें से किसी की भी मौत हो सकती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम इनके उम्र का तो ख्याल कर लिया होता। देखो सबके रंग कैसे पीले पड़ गए। वो लड़की बिल्लो को समझाने लगी, पर बिल्लो कहाँ बाज आने वाली थी। उसने उस नर्स को धमकाया और बोली, अगर तूने किसी को भी जाकर यह बात बताई तो तू भी नौकरी से बर्खास्त हो जाएगी। मैं नहीं जानती कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन 3-4 दिन बिल्लो हमें अस्पताल के उस कमरे में बुलाकर तकरीबन 10 पैकेट खून के इकट्ठे कर लेती और फिर वह जाकर इमरजेंसी में मौजूद मरीजों के रिश्तेदारों को बेच देती। मुझे बिल्लो पर गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन वह हमें अच्छी खासी रकम देती थी, इसलिए हम कुछ बोलते भी नहीं थे। यह बात ज़्यादा समय तक छुपी नहीं रही थी। कुछ समय बाद अस्पताल में बड़े डॉक्टर ने चक्कर लगाया। जब उस तक यह सारी बात पहुंची तो उसने आकर ऑपरेशन थिएटर को देखा। जब उन लड़कियों के शरीर पर नज़र पड़ी तो बेचारी अब कमज़ोर हो चुकी थी। उनकी माँ उन्हें खिला पिलाकर इसलिए भेजती थी कि वह उनके लिए पैसे कमा कर लाएंगी। डॉक्टर को लड़कियों के माँ बाप पर हैरत तो हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बिल्लो दाई का कसूर था, जो अस्पताल ही के एक डॉक्टर की मदद से यहाँ
पर लोगों को लूट रही थी। लेबर रूम और इमरजेंसी में जब भी खून की ज़रूरत पड़ती थी बिल्लो वहां पर हाजिर रहती थी, लेकिन वह इस सब से फ़ायदा उठाती रहती थी। खून की बोतल जो कि वैसे भी 1500 में मिलती हैं, वह उसे 8-10 हज़ार में बेच रही थी, क्योंकि इतने दूर इलाके में लोगों के पास मैचिंग खून नहीं होता था जो वह अपने मरीजों के लिए ला सके। बिल्लो दाई ने उसे तरह अलग अलग ब्लड ग्रुप वाली लड़कियों को इकट्ठा कर रखा था। वह अलग अलग समय में उनको खून निकाल कर आगे बेचती। मुझे बिल्लो दाई कि इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं तो उन पैसों से गुजारा कर रही थी। वैसे वहाँ से मेरी जान छूट गई थी। मुझे महीने में 3-4 दिन खून की बोतल देने में 8-10 मिल चुका था। मैं समझी कि अब मेरी इस काम से जान छूट गई है, पर फिर बिल्लो ने मुझे एक और अस्पताल में ले जाना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि काम अब दूसरे अस्पताल में है। मैं माँ को बताती भी थी कि बिल्लो हमारे साथ यह करती है, पर माँ मेरी यह यकीन ना करती। अब तो बिल्लो दाई ने हम पर और ज़्यादा जुल्म शुरू कर दिया था। वह इतनी बेदर्दी से खून निकालती कि हमें उस काम से डर लगने लगा। मैं तो बिल्कुल बेहोश हो जाती, डर से थर-थर काँपती थी। जब मेरी जिस्म में कोई सुई चुभती तो लगता जैसे किसी ने मुझे नरक की आग में झोंक दिया हो। इस बात से मुझे परेशान कर दिया और दिमाग मरीज बना दिया, यहाँ तक कि बीमार होकर जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर जा गई तो माँ को मेरी सेहत का एहसास हुआ। उन्हें मेरी बात का यकीन आया कि बिल्लो दाई असल में हमारे साथ करती क्या थी। अब माँ मुझे यह इलाज के लिए लाई है, लेकिन साथ में वो यह कहकर वह लड़की फिर रोने लगी। अब मैं सोचने लगी, हमारा मुल्क भी कितना गरीब है। यहाँ पर लोग अपने ही पेट को पालने के लिए अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी दे देते हैं। तो दोस्तों, यह हमारी आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद होगी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो की इजाज़त। अब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए शूबी 554 में। और भी मैं आपको अच्छे वीडियो लाऊंगी। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।